अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। आप अपनी स्टोरीज़ को भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग की सूरत में भेज सकते हैं। तीनों मीडियम्स मौजूद हैं, जैसे आपको फ़ीज़ेबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को भेजें। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमारी एक एक्स कोलीग हैं जो यहीं कराची में एक सेलुलर कंपनी में जॉब किया करती थी और मेरी सीनियर थी। तो उन्होंने मुझसे शेयर की है, उनका नाम मीना कुमारी है। ये बताती हैं कि 2003 में ये लोग इंटीरियर सिंध में रहा करते थे और इंटीरियर सिंध में ही इनका जो घर था, इनको घर अपना चेंज करना था, यानी एक जगह से दूसरे घर जाना था। अब जो भी इशूज़ थे, फैमिली इशूज़ थे या प्रॉपर्टी इशूज़ थे, उस वजह से इनको घर चेंज करना पड़ रहा था। बहरहाल काफ़ी इन्होंने सर्च किया तो इनका जो गांव था या इनकी जो जगह थी वहाँ पे इनको आसानी से नहीं मिल रहा था घर। लिहाजा इन्होंने ये फ़ैसला किया भले दूसरे गांव जाना पड़े या शहर जाना पड़े, अब हमें घर तो लेना ही है, लिहाजा जो बेहतर घर मिलेगा वहाँ चले आएंगे। काफ़ी रिसर्च के बाद इनका जो गांव था उससे तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर इनको बहुत मुनासिब पैसों में एक घर मिल रहा था। लिहाजा इन्होंने फ़ौरन से सौदा किया और अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये बताती हैं कि जब हमने वहाँ पे सामान शिफ्ट करना शुरू किया तो जब हम वहाँ पे सामान शिफ्ट कर रहे थे उसी वक्त ही हमें महसूस हो रहा था जैसे कि ये जो मकान है जो हमने ख़रीदा है, हालांकि ये बहुत अरसे से खाली था, लेकिन जब हम अपना सामान रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद है, कोई ना कोई मूवमेंट हमें महसूस हो रही थी। या कभी कभी ऐसा लगता जैसे बच्चे छत पे खेल रहे हैं या एकदम से कोई सामने से आया है और गायब हो गया है। या कभी कभी ऐसा भी फील होता, ऐसा लगता जैसे दीवार के पीछे से कोई चुपके से झांक रहा है और हमें देखा जा रहा है। खैर बहरहाल जो भी सामान वगैरह थे इन्होंने यहाँ पे पहुँचाया और उसके बाद आके इनकी जो पूजा वगैरह होती है वो इन्होंने की और पूजा वगैरह करने के बाद वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली। अब ये बताती हैं कि एक दो दिन तो सुकून से गुजरे, लेकिन तीसरे चौथे दिन से ही इनकी जो मदर थी उनके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। ये बताती हैं ये जो दर्द था ये नॉर्मल दर्द नहीं था, ये इस कदर शदीद दर्द था कि कभी कभी इनकी मदर जो थी वो अपना सर दीवारों से मारने लगती और कहने लगती कि मेरा दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा काम करो कि मुझे सुकून मिले। शुरू में जो भी करीबी डॉक्टर थे उनसे रब्ता किया गया, मेडिसिन्स ली गई और तकरीबन 5-6 दिन तक कोशिश की गई कि इनका दर्द जो है वो सही हो सके या तकलीफ़ में कमी आ सके। लेकिन बारहा कोशिशों के बावजूद भी इनका जो दर्द था वो बढ़ता चला जा रहा था और इनकी तबीयत जो थी वो बुरी से बुरी होती चली आ रही थी। जब डॉक्टरों से काम नहीं बना तो उस गांव के अंदर जो मशहूर हकीम थे उनसे रब्ता किया गया। अब वो जो हकीम थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने बहरहाल कुछ दवाई भी दी और कुछ तावीज़ात वगैरह भी दिए। उन्होंने कहा कि ये जो तावीज़ात दें अपने घर में रख दें और साथ साथ ये दवाई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करके बेहतरी आ जाएगी। ये बताती है कि उनके दिए हुए मामलात पे भी इन्होंने अमल किया और एक हफ़्ते तक ये कोशिश करती रहीं, लेकिन इनकी जो मदर की तबीयत थी वो मज़ीद से मज़ीद ख़राब होती चली गई और अब तो ऐसा होने लगा कि अक्सर इनकी मदर रात को सोते हुए उठती, एकदम से चीखने लगती, कराने लगती। उनको बहुत शदीद किस्म का दर्द था जो नाकाबिल बर्दाश्त था। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताती हैं उसके बाद दूसरी चीज़ ये शुरू हुई कि इनकी मदर के ख़ास तौर पे जो कपड़े थे वो अक्सर कैबिनेट से जब निकालते तो उसमें कट लगा हुआ होता या उसमें खून लगा हुआ होता और कभी कभी तो ऐसा होता कि बाकायदा एक होल होता जो इनके कपड़ों में हुआ हुआ होता, यानी कि जो भी इनके कपड़े थे वो बाकायदा नकारा किए जा रहे थे और उसके बाद वो पहनने के काबिल नहीं रहे थे। अब ये बताती हैं कि बात फिर इससे आगे बढ़ना शुरू हुई और उसके बाद जो इनके फ़ादर थे उनके कपड़े कटे हुए मिलने लगे। ख़ास तौर पे ये बताती है कि इनके फ़ादर की एक टी शर्ट थी जो उन्होंने रात में प्रेस करवाई थी क्योंकि अगले दिन उनको एक प्रोग्राम में जाना था और जब अगले दिन उन्होंने पहनने के लिए मांगी तो वो अपनी जगह मौजूद नहीं थी। पूरा का पूरा घर इन लोगों ने तलाश कर लिया, उसके बाद ये लोग हिम्मत हार गए। फाइनली जब छत पे देखा गया तो छत पे वो मौजूद थी और उसमें भी तकरीबन 3 से 4 इंच का होल हुआ हुआ था। अच्छा, इसी तरह बताती हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली मौजूद थी तो मुझे महसूस हुआ जैसे हमारी छत पे कोई मौजूद है या कोई चल रहा है। मैं काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करती रही और ऑब्ज़र्व करने के बाद जब मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाके देखती हूँ कहीं कोई चोर तो अंदर नहीं आ गया है, लिहाजा जब मैं ऊपर पहुँची तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैंने छत पे देखा तो बाकायदा छोटे छोटे कदमों के निशान थे जैसे आमतौर पे 10 या 11 साल के बच्चों के हुआ करते हैं और वो जो कदमों के निशान थे उनमें ब्लड लगा हुआ था, यानी कि जो भी यहाँ पे चल रहा था उसके पैरों पे खून लगा हुआ था।
और तकरीबन पूरी छत पे ये कदमों के निशान मौजूद थे। खैर इन्होंने उन कदमों के निशानों को फॉलो किया और फॉलो करते करते इन्होंने देखा कि ये जो कदमों के निशान हैं ये सामने जो पेड़ मौजूद है वहाँ पे जा रहे हैं। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे गई और इन्होंने बाकायदा देखा कि उस पेड़ के ऊपर भी वो कदमों के निशान मौजूद थे। यानी कि जो भी छत पे मौजूद था वो पहले छत पे घूम रहा था और उसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये देख के बहुत बुरी तरह डर चुकी थी, बहरहाल ये नीचे आ गई। अब ये बताती हैं उसके बाद से हालात मज़ीद ख़राब होने लगे। एक रात जब इनकी मदर रात में उठी तो उनको एकदम से मतली होने लगी, और जब उनको मतली होने लगी तो जाहिर सी बात है उन्होंने सारे घर वालों को जगाया, और जब सारे घर वाले इनके करीब जमा हो गए तो उन्होंने एक वॉमिट की, और वो जो उन्होंने वॉमिट की थी वो बाकायदा काले कलर की वॉमिट थी और उसके अंदर बहुत सारी कीले या पिन्स मौजूद थी। अब किसी के हलक से जब पिन्स या कीले वगैरह निकलेंगी तो जाहिर सी बात है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और ऐसे हुआ कि इनकी मदर की बल्कि इनके घर वालों की भी हालत ख़राब हो गई। ये सब के सब लोग परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब ये बताती है कि हालात इनके हाथ से निकलते आ रहे थे तो इन्होंने इधर उधर लोगों से पूछना शुरू किया, ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी में, कि कोई इस तरह का बंदा मौजूद है जो इनका इलाज कर सके। इसी दौरान ये में बताती हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे इनकी आँख खुली, और जब इनकी आँख खुली तो इनको महसूस होने लगा जैसे इनके कमरे में या इनके बेड के करीब कोई खड़ा हुआ है या मौजूद है। हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। ये उठ के बैठी, इन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान में जब इन्होंने ज़मीन पे देखा तो इन्होंने देखा कि बहुत सारी कलेजियाँ और एक बकरे का सर जो है इनके बेड के बिल्कुल बराबर में पड़ा हुआ है। अब ये देख के इनकी चीख निकल गई, और जैसे ही इनकी चीख निकली तो जाहिर सी बात है घर वाले सारे के सारे जाग चुके थे। वो सारे इनके कमरे में आए और सब ने देखा कि बकरे का सर मौजूद है और बहुत सारी कलेजी या इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब अगले दिन इन लोगों ने कोशिशें तेज़ कर दी और बिला आखिर इनको एक मंदिर का पता चला, और इन लोगों ने सोचा कि हम वहाँ उस मंदिर में जाएंगे और वहाँ जाके जो भी पंडित वगैरह होते हैं उनको सारा का सारा मामला बताएंगे, कोई ना कोई हल निकलेगा इसका। खैर ये बताती, जब भी हम वहाँ पे जाने की कोशिश करते या कोई ना कोई प्लान करते कि हम वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई मसला हो जाता। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, कभी मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती, कभी भाई का एक्सीडेंट हो जाता। यानी कोई ना कोई बात ऐसी थी जो होती चली आ रही थी और हम किसी भी तरह उस मंदिर में या उस पंडित के पास नहीं जा पा रहे थे। इस दौरानिए में जो इनकी मदर थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो मुसलसल रात को उठती, चीखना शुरू कर देती और कभी कभी रोना शुरू कर देती और एकदम से हंसना शुरू कर देती। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत बुरे शदीद किस्म के असरात हो चुके हैं। अब जो सूरत हाल थी वो बहुत गंभीर थी, लिहाजा इन्होंने अपने फादर से डिस्कस किया और इन्होंने कहा कि जो भी हमें बात करनी है या जब भी हमें पंडित के पास जाना है या मंदिर में जाना है तो अपने सारे घर वालों को, ख़ास तौर पे मदर को नहीं बताना है। लिहाजा एज़ पर प्लान इन लोगों ने डिसाइड किया कि घर वालों को बोलेंगे कि हम फ़लाँ खाला के यहाँ या फ़लाँ रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं और सब तैयार हो जाएं। और ऐसे हुआ कि 2-3 दिन बाद इन लोगों ने प्रोग्राम रखा और एक बहाना किया कि हमें उस रिश्तेदार के घर जाना है और कोई बहुत ज़रूरी काम है, और ये क्या कि ये लोग जो है वहाँ पे जाने के बजाय मंदिर की तरफ चले गए। अब ये बताती हैं जैसे जैसे ये लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे इनकी मदर की जो है तबीयत ख़राब से ख़राब होती चली आ रही थी और उन्होंने एकदम ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया था, जैसे कि उनको अंदाज़ा हो चुका है या उनको पता चल चुका है कि हम मंदिर जा रहे हैं। बहरहाल ये बताती हैं जैसे तैसे करके हम मंदिर पहुँचे और 3-4 लोगों की हेल्प से इन्होंने अपनी मदर को खींचा और जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर किया। अब वहाँ पे जो पंडित मौजूद थे उन्होंने जब इनकी मदर को देखा तो आते ही उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो इनकी मदर बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे बेबस। वो कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूँगी। तो वो जो पंडित था वो कहने लगा कि हम तुम्हें कब से बुला रहे थे, तुम आ क्यों नहीं रही थी। तो इनकी जो मदर थी वो उनसे माफ़ी मांगने लगी, यानी बेसिकली इनकी मदर माफ़ी नहीं मांग रही थी, इनकी मदर के ऊपर जो असरात थे या जो मामलात थे वो माफ़ी मांग रहे थे। खैर वो जो पंडित था वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक कुछ पढ़ाई वगैरह करता रहा और उसके बाद उस पंडित ने इनको 7 दिन के लिए कुछ चीज़ें बताई और उसने कहा कि 7 दिन तक आपने ये सारे काम करने हैं, 7 दिन आप ये गुजार दें, उसके बाद आपकी जो मदर है उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपके घर में जो भी मामलात हैं वो भी सही हो जाएंगे। अब ये बताती हैं जो कुछ उन्होंने बताया था वैसे ही हमने करना शुरू किया। इनकी जो मदर थी उनके लिए वो 7 दिन बड़े भारी थे। वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करती थीं, रात में निकल के बाहर भागना शुरू कर देती थीं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालती थीं, रात में उठ के चीखना शुरू कर देती थीं, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मारपीट करती थी वो। ये बताती हैं जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो उसके बाद इनकी जो मदर थी वो एकदम से सही हो गई, जो भी इनके घर में असरात थे या मामलात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और इन्होंने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से ये लोग निकल गए। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये सरमद साहब ने भेजी हमें
और ये बताते हैं कि 2007 और 8 में जब इन्होंने इंटरमीडिएट किया था तो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि ये जो है पाकिस्तान टूर पे जाएंगे। अब इनके पास ऑलरेडी गाड़ी मौजूद थी, ये 3-4 दोस्त थे और जाहिर सी बातें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, तो इनके लिए घूमना फिरना और पैसे खर्च करना मसला नहीं था। अपने दोस्तों को राज़ी करके, अपने घर वालों को राज़ी करके गाड़ी लेके निकल गए और कराची से ये जा रहे थे। उनका इरादा यही था कि कश्मीर तक जाएंगे हम। अब ये बताते हैं जब हम निकले तब हालात नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था और कोई मसला नहीं था किसी भी किस्म का। फ्यूल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, ऑयल वगैरह हमने चेक कर लिया था और जब हम निकले थे वो दोपहर का टाइम था, यानी कि तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम था। और ये बताते हैं कि 7-8 घंटे के अंदर अंदर ही हालात ख़राब होना शुरू हुए और पता चला कि जहाँ पे ये मौजूद हैं, यानी कि इंटीरियर्स इनके अंदर ही थे, अभी ये पंजाब शुरू नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई कैजुअल्टी हुई है या किसी की टारगेट किलिंग हुई है या कोई भी वजह बनी है कि हालात ख़राब हो गए। और हालात इस कदर ख़राब हो गए कि लोग रोडों पे निकल आए और रोड्स को ब्लॉक किया जा रहा है, ख़ास तौर पे हाईवे को ब्लॉक किया जा रहा है। जब इनको इस तरह की न्यूज़ मिली और एक जगह से नहीं काफ़ी जगह से मिली और फिर इन्होंने देखा भी कि हालात ख़राब से ख़राब होते चले आ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे एरिए में, इस हाईवे पे करीब व जवार में आबादी एक तो कम थी, दूसरा इनको कोई जानने वाला नहीं था। इन्होंने सोचा कि अभी हम चलते रहते हैं, थोड़ा सा स्मूथ जगह जहाँ पे आएगी या जहाँ पे कोई होटल वगैरह नज़र आएगा वहाँ पे रुक जाएंगे, उस होटल में या मोटल में अपनी रात गुजार लेंगे और एक आध दिन में जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ये बताते हैं कि डरते डरते खौफ के आलम में गाड़ी चलाते रहे। इस तरह मज़ीद तकरीबन आधे घंटे का रास्ता गुजर गया। अब रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था। एक खौफ था, हालात ख़राब हैं, कोई हमारी गाड़ी ना छीन ले, इसको आग ना लगा दे या हमारी जान को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। पंजाब शुरू होने वाला था और आबादी जो थी वो सुनसान वीरान थी, यानी सराउंडेड जो भी एरिया था वहाँ पे खेत टाइप की जगह थी और कोई भी मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी जो हमारे साथ चल रही थी, वो भी खौफ के आलम में थे। अब ये बताते हैं कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही एकदम से मंजर बदला और सामने जो रोड्स हमें नज़र आ रहे थे, उन रोड्स पे बहुत सारे मुश्तइल लोग जो है आ गए। उनके हाथों में लाठियाँ थी, डंडे थे और कलाशिनकोफ या बंदूकें थीं। जब हमने ये देखा तो हमने अपनी अपनी गाड़ियाँ रोकीं और जाहिर सी बात है जितना जल्दी हो सकता था हमें वापस घुमानी थी, क्योंकि सामने जो लोग आ गए थे उनसे हमें नुकसान पहुंच सकता था, गाड़ी को आग लग सकती थी, हमारी जान जा सकती थी। लिहाजा हमने जल्दी से गाड़ी घुमाई और तेज़ भगाना शुरू की। अब हम रॉन्ग जा रहे थे सामने की तरफ और थोड़ा सा रॉन्ग गए थे तो उस तरफ भी हमें लोग नज़र आए। अब हम एक कन्फ्यूजन का शिकार थे कि पीछे भी लोग हैं, आगे भी लोग हैं। अब हम तो बहुत बुरी मुश्किल में फंस गए हैं, यहाँ से हमारा निकलना या जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, इन लोगों ने क्या किया कि जो खेत के अंदर की तरफ एक रास्ता जा रहा था, उस रास्ते पे गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब ये बताते हैं कि हम इस कदर डरे हुए थे कि हमने सोचा कि अल्लाह मालिक है, पेट्रोल तो फुल है, देखते हैं अब गाड़ी कहाँ जाती है, कहाँ पे हमें कोई जगह नज़र आती है तो जैसे तैसे करके हम रात गुजार लेंगे। और ऐसे हुआ कि तकरीबन आधे से पौन घंटे ये लोग अंदर की तरफ गाड़ी चलाते रहे। आहिस्ता आहिस्ता करके आबादी ख़त्म हो गई, रूट ख़त्म हो गई और बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल बयाबान जंगल में आ चुके हैं, जहाँ दूर दूर तक ना बंदा है, ना बंदे की ज़ात है, ना कोई नुकसान का डर है, ना कोई मसला है। अब ये बताते हैं कि हमें अंदाज़ा था कि हम बहुत अंदर तक आ चुके हैं और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई आएगा या कोई हम पे हमला बोलेगा या कोई हालात ख़राब होंगे। अब रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने सोचा कि गाड़ी में सो जाते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आगे पीछे देख लेते हैं, एक आध कोई घर मिल जाए या कोई ढाबा मिल जाए तो वहाँ बैठ जाएंगे जाके। लिहाजा थोड़ी सी गाड़ी हम आगे लेके गए तो दूर एक रोशनी सी नज़र आई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे बेयाबान में जंगल में एक घर है जहाँ पे लाइट जल रही है, कोई ना कोई वहाँ पे रहता होगा। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग जो थे वो गाड़ी लेते हुए उस तरफ गए तो बेसिकली वो इस तरह का घर था कि एक नीचे कमरा बना हुआ था, साइड में यानी बाहर की तरफ सीढ़ियाँ थीं और एक उसके ऊपर कमरा बना हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एक लाइट उस घर के ऊपर जल रही थी और उससे इंप्रेशन आ रहा था कि शायद कोई ना कोई अंदर मौजूद है या कोई ना कोई रहता है। अच्छा, आगे पीछे कोई मकान नहीं थे, कोई आबादी नहीं थी, तो हमें खौफ भी नहीं था। हमें पता था कि जो भी यहाँ पे रहता है वो यकीनन कोई एम्प्लॉई होगा, चौकीदार होगा या इस तरह का आदमी होगा और इंशाल्लाह उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब ये बताते हैं कि मेरे जो दोस्त थे वो अब भी बज़िद थे कि हम लोग गाड़ी में सो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो तुम लोग गाड़ी में सो जाओ, मैं ऊपर जाके देखता हूँ, पूछता हूँ, हो सकता है हमारी हेल्प हो जाए, कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद होगा और अगर कोई होगा तो मुझे यकीन है कि हमारी मदद करेगा। खैर, मैंने हिम्मत की और मैंने जाके दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया। घर के बाहर एक लाइट जल रही थी, लेकिन अंदर की तरफ के हिस्से से महसूस हो रहा था कि अंदर कोई मौजूद नहीं है या उसमें अंधेरा हो रहा है।
खैर मैं काफ़ी देर तक नॉक करता रहा, और नॉक करने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कि थोड़ा ज़ोर लगाता हूँ, और ज़ोर लगाने से हो सकता है दरवाज़ा खुल जाए। अब ये बताते हैं, जैसे ही मैंने ज़ोर लगाया तो फ़ौरन से दरवाज़ा खुल गया, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि सामने की तरफ आग जल रही है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ है या कोई आग से हाथ सेक रहा है। खैर ये बताते हैं, जैसे ही मैं अंदर की तरफ गया तो मैंने देखा कि सामने से एक बुज़ुर्ग हैं जो चलते हुए आ रहे हैं। अब जब मैंने बुज़ुर्ग को देखा तो मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा हो गई, एक जज्बा पैदा हो गया, और एक उम्मीद सी थी जो जाग चुकी थी, क्योंकि मुझे यकीन था ये बुज़ुर्ग यकीनन हमारी हेल्प करेंगे। लिहाजा जैसे ही वो करीब आए मैंने उनको सलाम किया, और जैसे ही मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया, और वो पूछने लगे, मियाँ खैरियत तो है, यहाँ पे तुम लोग कैसे आए हो? उनका जो लहजा था बिल्कुल वैसे ही था जैसे आमतौर पे कराची में लोग उर्दू बोला करते हैं। ये बताते हैं कि मैं बहुत हैरान था, और मैं सोच रहा था कि इतनी साफ़ सुथरी उर्दू कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि जहाँ पे मैं मौजूद था ये सिंध के अंदर शामिल था, और कुछ देर बाद पंजाब का इलाका शुरू होना था। खैर ऐसा लगा कि जैसे जो मेरे जहन में चल रहा है वो उन्होंने पढ़ लिया है, मुस्कुराने लगे। वो कहने लगे, मियाँ हमारा ताल्लुक़ भी लखनऊ से है। और ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब तो मैं सोचने लगा कि इतनी साफ़ और सलीस उर्दू बोल रहे हैं तो मेरा दिल भी गवाही दे रहा है कि इनका ताल्लुक़ लखनऊ से ही होगा। बहरहाल कुछ देर हमने बातचीत की। उनको मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ हालात ख़राब हो गए, और मजबूरी के आलम में हमने जो अपनी गाड़ी थी वो अंदर की तरफ ले ली थी। मुझे नहीं पता ये कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया है, हम कहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि हम सेफ़ जगह पे मौजूद हैं। ये सुन के वो जो बुज़ुर्ग थे मुस्कुराने लगे। वो कहने लगे कि मुझे पता है कि आप बहुत परेशानी के आलम में यहाँ पे आए हैं, और आपके जो दोस्त मौजूद हैं उनको भी यहाँ बुला लें। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं सोचने लगा कि इनको मेरे दोस्तों का कैसे पता। खैर मैंने सोचा कि हो सकता है कि इन्होंने खिड़की से ऊपर से झाँक लिया हो, और झाँकने के बाद अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हो। मैंने उनको कहा कि मेरे दोस्त अंदर नहीं आना चाहते, और मैं चाहता हूँ कि वो भी अंदर आ जाएं, लेकिन बहरहाल हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी मदद करें। ये सुनने के बाद वो जो बुज़ुर्ग थे वो दोबारा से मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा पूरी रात यहाँ पे गुजार लो, और सुबह चले आना, सुबह तक इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास कुछ खाने की चीज़ें मौजूद हैं, चाय का इंतज़ाम है, लेकिन जहमत ये होगी कि तुम्हें ख़ुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त मेरी जो तबीयत है वो बहुत ख़राब है। मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए। अगर तुम चाहो तो चाय बना लेना, खाना खा लेना, और तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी अंदर बुला सकते हो। ये बताते हैं कि ये ऑफ़र सुनने के बाद मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं बहुत खुश था कि कोई अपना सा यहाँ पे मिल चुका है। लिहाजा मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले गए, और बाहर जो मेरे दोस्त मौजूद थे मैंने उनको कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आए। उन्होंने कहा हम गाड़ी में ही सो जाएंगे। अब ये बताते हैं कि मैं अंदर गया, बाकायदा मैं फ़्रेश हुआ, उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी, और कुछ देर मोबाइल यूज़ करने के बाद मैं सोने की तैयारी करने लगा। अब ये बताते हैं कि कुछ देर बाद मेरी आँख लग गई, और जब मेरी आँख खुली तो सुबह का टाइम हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 6:30-7 बजे का टाइम है, क्योंकि सूरज निकल चुका था, रोशनी हो रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने जो सराउंडेड इन्वायरमेंट था उसका जायज़ा लेना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं जायज़ा ले रहा था या चीज़ों को देख रहा था, वैसे वैसे बहुत सारे राज मुझ पे अफ़शा होना शुरू हो गए थे। जैसे कि जब मैंने अपने लेफ़्ट और राइट पे देखा तो ऐसा लगने लगा कि मैं किसी ऐसे कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पे सदियों से कोई नहीं आया है, जहाँ पे मिट्टी का ढेर है और बहुत पुराने बिस्तर पड़े हुए हैं, बहुत ही पुराना सामान मौजूद है, और उस सामान के ऊपर बेतहाशा मिट्टी जमी हुई है, और उस मिट्टी को देखने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कोई सालों से या सदियों से नहीं आया है। इसके साथ साथ मैंने आगे पीछे का जायज़ा लिया। दरवाज़े को देखा तो दरवाज़े भी देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे आधा टूटा हुआ है और आधा साबुत है। इसके बाद मैंने ऊपर देखना शुरू किया तो ऊपर की जो छत थी वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था गल ली है, गिरने वाली है। अब मुझे अच्छी तरह याद था कि रात में जब मैं यहाँ पे आया था तो ये एक साफ़ सुथरा फर्निश मकान था। यहाँ पे मेरी उन बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए, रुकने के लिए ऑफ़र किया था। उसके बाद मैं वॉशरूम गया था, फ़्रेश हुआ था। अब मैंने सोचा कि वॉशरूम जाके देखता हूँ। अब जब मैंने जाके वॉशरूम देखा तो बहुत गंदा सा वॉशरूम था। ऐसा लग रहा था कि सदियों से या सालों से कोई यहाँ पे नहीं आया है। जो कुछ अभी मेरी आंखों के सामने था ये नाकाबिले यकीन था, क्योंकि रात में जो कुछ मैंने देखा था वो बिल्कुल डिफरेंट था और अभी जो मेरे सामने मौजूद था वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये देख के मेरी हालत गैर हो गई। जैसे तैसे करके मैं बाहर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त गाड़ी में मौजूद थे, वो मुझसे पहले उठ चुके थे। खैर जब मैं बाहर गया और अपने दोस्तों से मैंने जिक्र किया और उनको बताया कि रात में जो कुछ मैंने अंदर देखा था, इस वक्त अंदर वैसा कुछ भी मौजूद नहीं है, चीज़ें मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी हैं।
तो वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि रात में भी हमें अंदाज़ा था कि ये बहुत पुराना घर है, खंडर है, तुम यहाँ पे रुकने क्यों जा रहे हो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। खैर मैं अपने दोस्तों को लेके दोबारा अंदर आया, उनको अंदर से दिखाया तो वो भी हैरान थे कि मैंने ऐसी जगह पे पूरी रात कैसे गुजारी। हालांकि मैं उनको बता रहा था कि रात में मेरी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया था कि तुम अपने दोस्तों को बुला लो, और रात में ये जो अंदर से जितना भी मकान था ये साफ़ सुथरा था, बना हुआ था, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सालों से बंद है या टूटा फूटा है। ये सुन के मेरे दोस्त भी घबरा गए। उन्होंने कहा कि फिर जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो, ये जगह रुकने के काबिल नहीं है। खैर हम जैसे तैसे वहाँ से निकले, और जब हम रोड पे आए तो अल्लाह का शुक्र है हालात भी ठीक हो चुके थे, और उसके बाद जो भी हमारा पाकिस्तान टूर था वो हमने कंटिन्यू किया, कश्मीर तक हम गए। आज भी ये बताते हैं कि जब भी मैं उस वाक़े को याद करता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हुआ था, क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचे थे और जब मैं स्पेसिफ़िकली अंदर गया था तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चेंज हालात थे। बुज़ुर्ग वहाँ पे मौजूद थे, और जब मैं सुबह उठा तो वहाँ पे ना बुज़ुर्ग मौजूद थे, ना मकान वैसा था जैसा रात में था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती का मामला हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।